अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं नौशाद अली खान। नाजरीन, 2 रोज़ कबल एक वाक़या पेश आया। ग्रुप कैप्टन जो हैं पाक फ़िज़ाइया के अफसर हैं, उन्हें एक राह चलते मामले के अंदर एक लड़का जो है उसने गोली मारकर शहीद कर दिया। वो बेसिकली तो ग्रुप कैप्टन जो थे वो जैसा कि आप फुटेज में भी देख रहे होंगे कि वो उनका जो एक बिल्कुल मामूली सी तकरार सड़क किनारे हो रही थी, उनको लगा कि कोई लड़का जो है वो किसी खातून को तंग कर रहा है, तो उन्होंने अपना फ़र्ज़ समझते हुए एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते ये कोशिश की कि वो जो भी लड़का जो हरकतें कर रहा है उसको रोक के उनकी कोशिश ये थी कि वो बच्ची के साथ बदतमीज़ी कोई ना करे। लेकिन वो जो मुल्ज़िम है, बल्कि अगर मुजरिम है, तो उसने जो है वो कातिल ने उनके ऊपर फायर कर दिया और फायर करने के बाद वो वहाँ से भाग गया। बाद में कुछ तफसीलात सामने आई, पता चला कि वो जो भी लड़की और लड़के एक जगह पे काम करते हैं, किसी स्टोर के अंदर वो मुख्तलिफ ब्रांड्स की सेल का काम करते हैं, दोनों इकट्ठे आते जाते थे। और फिर वो चाहता था लड़का कि वो खातून उसके साथ उस वक़्त कहीं जाए, लेकिन वो नहीं जाना चाहती थी। इस बात पे तकरार हो रही थी, जिसे देखकर ग्रुप कैप्टन साहब ने ये समझा या ये कोशिश की कि अगर कोई खातून को तंग कर रहा है तो ना करे। और इस एक मामूली सी बात के ऊपर उन्होंने जो है वो ग्रुप कैप्टन को शहीद कर दिया। मामला ये है कि ये जो इस्लामाबाद के अंदर ये वाक़या हो रहा है, ख़ास तौर पर ऐसे इलाके के अंदर जो कोई ये नहीं कि कोई सबर्ब्स की बात की जा रही हो, ऐसा भी नहीं कि कोई दूर दराज का कोई इलाका हो, ये इस्लामाबाद की बात हो रही है। और फिर कैसे वो लड़का जो है वो पिस्टल लेके वह घूम रहा था, सरेआम घूम रहा था, वो लाइसेंस था नहीं था, ये सारे सवालात हैं जिन पर बात करने के लिए मुझे इस वक्त स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। हमारे साथ होते हैं हमेशा अमजद इकबाल साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं इस्लामाबाद पे चूँकि बात पहले करना चाहता हूँ, मैं यहाँ लाहौर में भी एक वाक़या हुआ है चंद दिन पहले, जिसमें 2 गैर मुल्की ख़वातीन का अगवा और फिर मुबैना तौर पर उनसे ज़्यादती और फिर वो लेन देन का केस है। इसहाक डार साहब से उनका क्या ताल्लुक, अली डार साहब की इन्वॉल्वमेंट, वो एक बॉस का नाम बहुत चल रहा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि मोहम्मद ज़रीफ साहब जो हैं वो रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद से, उनसे भी बात कर ली जाए। ज़रीफ, पहले तो ये बताइए, सवाल जो है इस सारे मामले के अंदर वो ये है कि जो लड़का, मेरा ख्याल है कातिल तो अब गिरफ्तार हो गया है, ये क्या इतनी सी बात के ऊपर राह चलते किसी को मार देना, ये क्या मामला है? और दूसरी बात ये है कि ये वकुआ जहाँ का है, एज मच एज आई नो, आप जानते हैं कि हम इस्लामाबाद आप और मैं इकट्ठे रहे, ये बड़ा मसरूफ़ इलाका है। यहाँ पे ये खन्ना पुल की साइड पे बड़े नाके लगे होते हैं। कैसे एक लड़का जो है वो जो पिस्टल लेके फिर रहा है और कोई उसको पूछ नहीं रहा? बहुत शुक्रिया नौशाद साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बात करने का मौका दिया। सर, इस्लामाबाद में आपको पता है कि आप जैसे ये जो लड़का था, ये जो है वो खन्ना पुल का रिहायशी था, लड़की जो थी वो ओरी टाउन की रिहायशी थी। यानी मतलब ये अगर थाना खन्ना बता दिया जाए तो उसी की हदूद में ये दोनों रहते थे। और मेलोडी में एक बहुत बड़ी, एक ही है बड़ी, जो कैश एंड कैरी शॉप है, उसमें ये दोनों जो है एक साथ काम करते थे। और वहां पर जो है वो ये, क्योंकि आपको पता है कि जब कोलीग होते हैं तो हमने देखे अक्सर लोग जो है वो इस तरह के, हम देखते हैं कि वो लड़का जो है मोटरसाइकिल पे आता था, तो जो हमें इब्तदाई तहकीकात है उसके मुताबिक पता चला है कि एक दिन कहीं, आज से कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में चंद दिन पहले बारिश हुई थी, तो उसमें ये दोनों, कई लड़की स्टाफ पे खड़ी भी थी। तो वैसे तो एक दूसरे को जानते हैं, एक ही स्टोर पे काम करते हैं, एक ही जगह काम करते हैं, तो वहां से ये बारिश में एक दिन उसको ले आया, तो उस दौरान फिर इनकी आपस में जो है वो बातचीत होते होते चली। और फिर ये बताया जा रहा है कि तकरीबन मुतादिद बार ये लड़का जो है लड़की को उसके घर के पास से स्टॉप से उठाता है और ये कैश एंड कैरी शॉप पे जाते हैं। ठीक है। अब सर, सवाल ये पैदा होता है कि जैसे ही नौशाद साहब, आपको तो पता है, आप इस्लामाबाद में रहे हैं, जैसे ही आप ये खन्ना पुल, ये डोकला खान, फैजाबाद क्रॉस करते हैं तो फैजाबाद में एक नाका आता है जो थाना I-9 की हदूद में। उस नाके में हमने देखा है कि एक एक बंदे को रोका जाता है, बाइक वालों को अक्सर रोका जाता है। हाँ, ये चीज जरूर कि अगर लेडीज साथ में हो तो थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है। ये दोनों एक साथ गए। और कल सर, कल का वाकया दिन 11:30 बजे का इतवार का रोज था। अब ये जो हमें पता चली है, वैसे तो ये लड़का और लड़की जो हैं ये खन्ना पुल वाली साइड से, इधर फैजाबाद वाली साइड से होके जाते थे, लेकिन कल ये जो 9th एवेन्यू का एंड है, शाहीन कॉम्प्लेक्स, ये कहीं से जो है वहां पर थे और वहां से ये अब जा रहे थे कैश एंड कैरी शॉप की तरफ, इन्होंने जाना था। इनकी ड्यूटी की जो टाइमिंग है वो हो चुकी थी। आपको पता है कैश एंड कैरी के अंदर जो है वो तकरीबन
छुट्टी छुट्टी का जो सिस्टम कम ही होता है, क्योंकि ये तो रोड ही खुली होती है। जी तो इन्होंने केशव केरी की तरफ जाना था, लेकिन जो शाइन चौक, वो जो शाइन कॉम्प्लेक्स का जो चौक है, जो 9th एवेन्यू का एंड लगता है, वहां से ये जो लड़का था, इस लड़की को F9 पार्क लेके जाना चाह रहा था। और जो तहकीकात हुई उसके मुताबिक F9 पार्क की तरफ जब ये लेके जा रहा था, तो लड़की जो है वो उस जो मोटरसाइकिल से लड़की जब उतरी तो लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो उसका हाथ जो है वो खींच रहा था। तो इस दौरान पीछे से जो है शहीद अपने ग्रुप कैप्टन कैप्टन आसिम तारिक साहब, वो आ रहे थे, आसिम साहब वो आ रहे थे। उन्होंने जब गाड़ी में देखा तो उन्होंने गाड़ी जो है, अब जाहिर है कि उन्होंने गाड़ी रोकी। अब पहले तो ये बातें चल रही थी कि वो गाड़ी से उतरे गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो गाड़ी तो में थे विजुअल और से पता चल जाता है। जी, वो जब गाड़ी में रुके तो जो अब एक जो केस के तफ्तीशी ऑफिसर से हमारी बात हुई, तो उन्होंने उसको बताया, अपना तारुफ करवाया कि भाई मैं ग्रुप कैप्टन आसिम हूँ और ये जो प्रेमिसेस है यहाँ पे आप क्या सरेआम सड़क के ऊपर एक लड़की के साथ हाथ खींच रहे हैं। अब उन्हें तो उनके ताल्लुक का नहीं पता था क्या है क्या नहीं है। तो इस पे बताया ये जाता है कि वो लड़की उनकी गाड़ी की तरफ, जो सीसीटीवी फुटेज भी अब वो अभी सामने तो नहीं आई, लेकिन आगे की वो लड़की ने इनकी गाड़ी की जो है वो साइड पे आई उस लड़के से बचते हुए। तो इस दौरान जो है वो ग्रुप कैप्टन साहब और इनकी जो है वो आपस में तल्ख कलामी हुई। तल्ख कलामी के बाद कहते हैं कि ये लड़का निकल गया। जो FIR भी अब आ चुकी है उसमें भी हकीकत आ चुकी है कि वो लड़का जो है मोटरसाइकिल लेके निकल गया। तल्ख कलामी के बाद वो निकल गया, लेकिन आगे एक यू टर्न आता है, आपने देखा होगा, उस यू टर्न से ये वापस आया और वापस आके सर फिर इसने आके स्ट्रेट फायर कर दिया। और जो फुटेज आई है, ग्रुप कैप्टन शहीद जो है उन्होंने बाकायदा अपना बेल्ट उन्होंने पहना हुआ है और वो यानी बेल्ट पहने हुए थे, गाड़ी से तो उतरे नहीं है, उन्होंने किसी किस्म की मुजाहिमत इस तरह की चीज नहीं की। तो ये सर सारा वाकया है। एक ही गोली लगी है सर, एक ही गोली उन्हें जो है वो इस साइड से, मैं बता सकूंगा, इस साइड से लगी और सीने से निकल के दूसरी साइड से वो गोली निकल गई है। यानी दिल को छूती हुई गोली निकली है। यानी इस जगह से नीचे जो होता है यहाँ से गोली लगी और दूसरी तरफ से निकल गई। तो जो इब्तदाई अब रिपोर्ट वगैरह आई है, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट सर ये है कि इसमें इस्लामाबाद में एक लड़का, सर सवाल तो ये पैदा होता है कि इस्लामाबाद में जैसे शहर में इतने असला लाइसेंस कहाँ से आते हैं। अब एक ये लाइसेंस असला था या ये जो वेपन था ये लाइसेंस था या नॉन लाइसेंस था, ये अब तक कुछ चीज सामने आई? सर इस लड़के के पास अभी तक जो असला है बताया जा रहा है कि उसका एक लाइसेंस था, लेकिन लाइसेंस सर अगर हो भी तो आप घर में रखते हैं, उसको साथ कैरी नहीं कर सकते, कैरी परमिट नहीं, उसके लिए अलग परमिट होता है। हाँ 9mm का पिस्टल था। अब ये चीज मजीद देखनी है कि वो उसके भाई का था, उसका था, किसका था, लेकिन उसने अपने पास रखा हुआ था। और इस तरह 21 साल का नौजवान है, मैट्रिक पास है। वाकई के बाद सर सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई और सीसीटीवी फुटेज जा रहे तहकीकाती इदारों ने जब देखा इस वाकये के बाद, ये लड़का जो है वापस आता है, घर की तरफ आया। उसके बाद ये जो है एक अपने दोस्त के पास उसकी शॉप थी, उस शॉप के अंदर इसने अपना बैग रखा। बैग रखने के बाद कुछ कपड़े इसने खरीदे, क्योंकि इसने अपनी शर्ट चेंज की, कपड़े पहने, फैदाबाद स्टॉप पर आया, स्काई बेस की गाड़ी में बैठा। स्काई बेस की गाड़ी में जब ये बैठा तो ये कहाँ का रहने वाला है, किस इलाके का, यानी कहाँ जाना चाह रहा था? सर खनापुल के इलाके नहीं, ये स्काई बेस में बैठ के कहाँ जाना चाह रहा था, मतलब इस्लामाबाद छोड़ ये जा रहा था। इसने टिकट लाहौर की खरीदी। अच्छा। लेकिन लाहौर की टिकट खरीद के इसको कुछ शक पड़ा, क्योंकि मोबाइल तो उसने बंद कर दी थी। ये पुलिस को चकमा देने के लिए बहिरा स्टॉप पे उतर गया। बहिरा स्टॉप पे ये उतर गया और उतर कर ये वापस आ गया। अब वापस इसको गोरी टाउन से पकड़ा गया है कि वापस जो पुलिस के मुताबिक, पुलिस ने तो ये दिया कि स्वान जोन से पकड़ा, लेकिन जो बात हुई है हमारी नहीं, ये तो उसने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की बाकायदा कि भाई मैं मेरा, ताकि पता ना चले लोग लाहौर ढूंढते रहे मुझे कि मैं लाहौर की टिकट लेके आऊं। ये तो फिर कोई आदि मुजरिम लग रहा है अगर इस पर्सपेक्टिव में देखें कि इसका दिमाग है। इसके हवाले से एक चीज कल IG साहब ने भी बताई, और जो पहले इसने आज से चंद दिन पहले खातून को अगवा करके ये ले गया था मियां वाली में। अच्छा। चंद दिन पहले खातून इस तरह, हाँ ये ख्वातीन के मामलात में या इस किस्म में, जिसका पहला वाकया नहीं था, एक खातून को अगवा करके ये मियां वाली ले जाता था। ये क्रिमिनल चार्ज थे, लेकिन सर हमारी देखें इस्लामाबाद जैसे शहर में भी उस मामले को सर जिरगे के जरिए से निपटाया गया, बजाय इसके खातून के अगवा का मुकदमा होता, उस केस को सर जिरगे के जरिए से निपटाया गया। अच्छा, तो हो सकता है ये किसी ग्रुप का या गैंग का हिस्सा हो। ये तो अभी मजीद क्योंकि अब गिरफ्तार हुआ है, तफ्तीश होगी तो पता चलेगा। फैज साहब, मैं जरा एक मिनट जरिए से, मैं फैज साहब, आप तो इस्लामाबाद का दिल हैं खुद भी,
आप तो खुद इस्लामाबाद के अंदर तमाम तर रौनकें आपके दम से हैं, हम जानते हैं कि वहाँ पे मामलात जो है किस तरह चल रही है। किसकी नज़र लग गई इस्लामाबाद को सर? ये तो इस्लामाबाद तो बड़ा पुरसुकून शहर था। आईजी साहब कल बैठे बात तो कर रहे थे, लेकिन जब मैं वाक़या सुन रहा था तो मैं हैरान इस बात पे ज़रूर हुआ कि इस्लामाबाद में तो बड़ी सख्ती हुआ करती थी, नाके थे और सारा कुछ चेकिंग होती थी। किस तरह ये मामला हुआ कि एक बंदा जो है वो सरेआम गन लेके फिर रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है उसे? देखिए नौशाद भाई, पहली बात तो यह है कि आपने जुमला बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल किया कि किसकी नज़र लग गई। ये वो इस्लामाबाद जो दुनिया का पहले दूसरे तीसरे खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमतों में से एक है, जहाँ सब्जा, जहाँ का मौसम, जहाँ के माहौल की बात पर मिसाल दी जाती थी। और अभी हाल ही में इंटरनेशनली जिस तरह जर्नलिस्ट आए, जिस तरह आफ्टर 47 ईयर्स ईरान और अमेरिकी क़यादत आमने सामने बैठे, फिर मुफाहमती याददाश्त, तो वाकई नज़र ही लग गई है कि इस्लामाबाद जैसे शहर में जहां हम ये देखते हैं कि सेफ सिटी भी बड़ा फाल है और मुतहर्रक है और हर बंदा जो है वो नज़र में है, वीडियो में है, उसके बावजूद इतना मैं कहूँगा कि कभी जुर्म का हो जाना और फिर एक ऐसे मरहले पे जिसके बारे में तो हमें कहा गया कि अगर बुराई देखो तो उसको हाथ से रोको। और आपको पता है ईमान का कमतर दर्जा क्या है कि दिल में बुरा जान ले। और एक ऐसा शख्स जिसने अपने वतन के लिए जान कुर्बान करने का भी ऐलान कर रखा हो, हलफ दे रखा हो, और वो अगर कोई बुराई सड़क के किनारे और अगर वो पूछता, और देखिए जो शहीद हुए हैं उनकी सीट बेल्ट भी नहीं खुली हुई, इसका मतलब है कि उन्होंने तो आवाज देके कहा है ना कि ये क्या हो रहा है, क्यों किसी लड़की को तंग कर रहे हो या क्यों जबरदस्ती। और जरीफ बता रहे हैं उन्होंने तो तारुफ भी करवा दिया ना, मतलब उन्होंने बता दिया कि मैं ग्रुप कैप्टन हूं, आप बराए मेहरबानी ये काम ना करें, ताकि एहसास हो किसी को कि एक जिम्मेदार शहरी रोक रहा है। और फिर वो फिर वहां से चला गया और फिर वापस आया। अब वो उसकी क्या नीयत, क्या समझ है, ये तो मुझे तो समझ नहीं। मुझे तो लगता है कि ये कोई किसी क्रिमिनल गैंग का हिस्सा लगता है। इसका तो यही है कि अगर वो नजरों में आ गया और उसको अगर ये डर और खौफ था कि मैं जो है पहचाना गया हूं और अगर जाके मेरी कोई शिकायत कर दी जाएगी, हो सकता है ये वजह भी बन गई हो कि मैं अब जिसने मुझे देख लिया है मैं उसको ही खत्म कर दूं। लिहाजा ये बड़ा दिलखराश वाकया था। इससे कोई पाकिस्तान और खासतौर पे इस्लामाबाद के हवाले से देखिए कोई इमेज जो है वो जिस कदर हमने मेहनत शाका करके और सही मुसलसल करके कोई इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो कैपिटल से भी ऐसी कोई चीज आ जाती है और पूरी दुनिया की नजरें मरकूज हो जाती हैं। और जहां आप बैठे हुए हैं वहां पे भी ऐसा माहौल के एक तरफ हमने दिन रात एक करके जो है वो सफारतकारियां जो हैं उनको बामे उरूज पे पहुंचाया हो और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में जहां जहां नहीं भी किसी ने सुना था वो नेक नामी के साथ ले रहा था, तो उसके बाद लाहौर का वाकया हो जाना। लिहाजा मैं समझता हूँ कि नजर बद लगी है और इस सिलसिले में लाहौर हो या इस्लामाबाद हो, जो मुजरिम है वो किसका करीब है किसका नहीं है, बाकायदा तौर पे कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं है कि किसी का कत्ल है या शहादत है या किसी के साथ कोई ज्यादती है या दो नंबरी है, पैसा है, मामला है। ये पाकिस्तान के इमेज की बात है और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के इमेज को जो तबाह बर्बाद करने की नापाक कोशिश करेगा उसको वाकईतन सही हाथों से, ये हम 35 साल से लिखते ही चले जा रहे हैं, आनी हाथों से निमटा जाएगा, निमट लेना चाहिए, वगरना ऐसे वाकयात होते रहे। और जहां तक बात अभी ज़रीफ बता रहे थे कि खवातीन का अगर मामला है तो डेफिनेटली आप बार बार जो इशारा कर रहे हैं कि मे भी शायद कि किसी गैंग से वाबस्ता हो, वो बेसिकली तो आबाई उसका इलाका एबटाबाद साइड बताया जा रहा है और वो यही लोगों की कैफियत में था कि जाऊं तो किस तरफ जाऊं, दोराहे पर खड़ा हूं सोचता हूं किस तरफ जाऊं। लिहाजा जब एक दो पहलू नजर आए ना, देखें एक नजर आया कि वो चला गया लेकिन फिर मुड़ गया, यानी वो कत्ल का इरादा जो है वो उसने कर लिया, करने के बाद उसने उसको इंप्लीमेंट किया, फिर वो वहां से निकला और उसने पुलिस को ये चकमा देने की कोशिश की कि मैं लाहौर जा रहा हूं टिकट खरीद के, और वो भेरा उतर गया। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर उसके दिमाग में चीज़ें जो हैं, यानी वो एक प्रोफेशनल किस्म का जो आदि मुजरिम टाइप कोई चीज़ लग रही है। और ये जब ज़रीफ साहब ने बताया कि मियाँ वाली का वो जिरगे का मामला निपटाया गया, अगर वो भी मामला केस शायद अगर अदरवाइज अगवा का होता तो शायद ये दिन ही ना देखने पड़ते, हो सकता है कि वो उस मामले के अंदर भी इन्वॉल्व होता। हमजा साहब, ये जो वाकया
तो मैं अभी फैजी साहब ने लाहौर का तो रेफरेंस दे दिया, मैं चाहूँगा लाहौर पे हम ज़रा डिटेल बाद में गुफ्तगू करते हैं। ये जो इस्लामाबाद का वाक़या, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक हादसाती मामला है या कुछ कहीं ना कहीं पुलिस की भी नेग्लिजेंस इस सेंस के अंदर ज़रूर है कि अगर इस तरह लोग दंदनाना शुरू हो जाएंगे, पिस्टल्स रख के जा रहे होंगे और वो इस तरह की हरकतें शुरू हो जाएंगी, तो जो बात फैजी साहब अब कह रहे हैं कि हम तो अभी पिछले दिनों खबर आ रही थी, आजकल खबर आई है कि जी हो सकता है अगला जो राउंड ऑफ टॉक है वो इस्लामाबाद की तरफ उसको मुंतकिल कर दिया जाए, तो इस तरह के हालात से कोई अच्छा मैसेज तो नहीं जा रहा। लाहौर वाले इशू के ऊपर भी बड़ा इंटरनेशनली अब कुछ हुआ है, लेकिन उस पर भी बात करते हैं। ये जो इस्लामाबाद वाला वाक़या है, जो इनसिक्योरिटी का जो डेवलप होती है, उसमें आपको क्या लगता है, क्या मामला है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, जैसे अभी फैजी साहब ने भी ये बात कही कि इस्लामाबाद बड़ा पुरसुकून, बड़ा पुरअमन और बड़ा महफूज समझा जाने वाला शहर है, और यकीनन है, इस वक्त भी है। इस तरह के वाक़यात हो जाना, वो आपको पता है कि वो तो वाइट हाउस के सामने भी फायरिंग हो गई थी अभी कुछ अर्सा पहले की बात ही है। लेकिन मामला ये है कि जिस तरह से ये इस मुलजिम ने या मुजरिम ने जो वारदात की है, जिस तरह से, और जिस तरह से वो पिस्टल लेके, अब एक स्टोर में काम करने वाला लड़का है 21-22 साल जिसकी उम्र है, और वो चाहे किसी का भी लेके आया हो पिस्टल, इसका मतलब है कि वो इरादे के साथ आया था वहाँ पे, कि अगर कोई किसी जगह कोई मुज़ाहमत होती है, कोई इरादे से मुराद मेरी ये है कि वो, आप ठीक कह रहे हैं, ग्रुप कैप्टन ने तो देखिए ना इस तरह, अगर इस बात को आपके इरादे की जब बात है, वो खातून को ले जाना चाहता था ना, जी मैं वही उसी की तो बात वो कर उसके रहा हूं। अगवा को भी अगवा हो सकता था, उससे बच गए, अगरचे के उनकी शहादत हुई, लेकिन वो भी बचा लिया है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, पहली बात तो यह है कि वो इरादा उस लड़की को अगवा का था। वो ग्रुप कैप्टन ने अपनी जान देकर, उनकी शहादत उनकी हुई और उन्होंने उसको बचा लिया। अब एक चीज़ तो ये है कि देखिए, इसमें जैसे आपने कहा पुलिस की या कानून नाफज करने वाले इदारों की कहीं ना कहीं गफलत हो कि वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी, और वो लेके आज़ाद आना, चाहे लाइसेंस भी हो, और लेकिन ये कैरी करना तो एक अलग परमिट इसका परमिट होता है, और परमिट हो भी तो उसका कुछ ना कुछ मकसद होता है कि जी किस लिए आप कैरी करना चाहते हैं, क्या आपकी कोई दुश्मनी है, क्या आपका कोई और मामला चल रहा है। चले, ये जैसे अभी ये कुछ अर्सा पहले उसने एक और ख़तून का अगवा किया था, और उसका जिसका जरगे का हवाला दे रहे हैं, हो सकता है उनसे उसको ख़तरा और उसने बताया हो कि जी कि ये, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो वारदातिया था, और वो जहनी तौर पर वो तैयारी करके आया था कि जी कि मैंने ये वारदात करनी है। उसमें ग्रुप कैप्टन उन्होंने अपनी जो शहादत हुई उनकी, और उन्होंने अपनी जान देकर वो लड़की को बचाया। हो सकता है कि अगर वहाँ से वो लड़की अगवा होती और वो लेके चले जाए, तो फिर ये कुछ और तरह के ये आप ये समझिए कि जी कि ये वारदात बन जाती। और अभी जैसे अभी खुद कह रहे हैं कि 11 तारीख को वो कहा जा रहा है कि वहाँ पे इस्लामाबाद में फिर दोबारा ये तैयारियां हैं। तो मामला ये है कि इस तरह की वारदात यहाँ पे होना और इस तरह का यहाँ से अगवा करके लेके जाना, ये सवालिया निशान तो है। इसके ऊपर हमारे सिक्योरिटी के इदारों को, हमारी जो वहाँ पे इस्लामाबाद की पुलिस है उसको भी, और बाकी सब जो मुतलका लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि किस तरह से हम इस तरह असला कैरी करना वहाँ पे रोक सकते हैं। ये तो कोई शक नहीं है इस बात में कि शायद मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो असला कैरी किया जाता हो या जो लोग लेके फेरे हैं वो इस्लामाबाद में ही फेर रहे होंगे। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे इतने VIP, इतने जो मिनिस्टर्स, इतने MNAs, इतने सेनेटर्स, जी वो चल रहा है ना उनका मामला तो दूसरा, लेकिन कुछ जवाब तो यही है ना कि जी के ये जनाब सिक्योरिटी की वजह से लेके, और उनकी आड़ में कई लोग लेके फेर रहे होंगे, उनको ज़रा महफूज करना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं और आपसे कहूँ, देखिए बात ये है कि ये एक अब ये कहना चाहिए कि माइंड सेट और लोगों की फ्रस्ट्रेशन और किस तरफ लेके जा रही है, ये भी तो एक अलमिया है ना कि किस तरह से आप एक अपनी कोलीग को, अपनी साथी को वहाँ से आप पहले तो आप उसको ट्रैप करते हैं, फिर उसको अगवा करने की कोशिश करते हैं, और फिर कोई मुज़ाहमत करता है, रास्ते में रुकावट बनता है तो उसकी जान ले लेते हैं। तो ये क्या माइंड सेट है कि किस तरफ ये जा रहा है? 21 साल का नौजवान है, मतलब जी ठीक है ना, ये क्या है, जो नौजवान 21 साल का नौजवान है, तो फिर ये एज तो है, ये तो इस तरह की कामों के मामला ये तो होना ही चाहिए आपके तो नौजवानों को। इस पे मैं सिर्फ ये कहूँगा नौशाद साहब के
ये कोई ज़रा जिस तरह से हम कहते हैं ना कि ये इसको नरमी से या इसको कहीं ना कहीं कोई कंप्रोमाइज़ वाली बात नहीं होनी चाहिए, इसको बड़ा सख्ती के साथ और फौरी इंसाफ ज़रीर होना साहब, चाहिए। कोई आपको ये जो लड़का पकड़ा गया, एक तो पहली बात ये है कि जो कातिल गिरफ्तार हुआ है, क्या इससे कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई बात सामने आई? ये एक मामला। दूसरा ये है कि इस सारे वाकये के बाद आपको लगता है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो कोई थोड़ा सा अपने आप को देख रही है कि कहाँ कमी कुताही है और उसको कैसे दूर किया जाना है? कोई आपको नजर आया हो कि वो मतलब आईजी इस्लामाबाद जो है वो इस वाकये के बाद इसकी जो जो रूट कॉजेज हो सकती हैं उनको कोई हैंडल कर रहे हैं? नौशाद साहब, जो आपने पहला सवाल किया उस लड़के के हवाले से, तो आज जो है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर बड़ा जो है वो दिलचस्प हमें देखने को मिला। इस लड़के को जब लाया गया तो जाहिर है ऐसे मुल्जिमान को जो है उसका चेहरा डाम के लाते हैं, उसके ऊपर कोई रुमाल वगैरह उसको पड़ा हुआ था। तो जज अबुल असनाद जो थे उन्होंने कहा कि जो है वो आपने क्यों कत्ल किया। जज ने जब गिरफ्तार किया तो उस लड़के ने बजाय इसके कि वो शर्मिंदा होता, तो उसने कहा कि जी मुझे तो ये शख्स, मैं और ये लड़की एक साथ थे, तो ये जो शख्स है ये मुझे तंग कर रहा था। बजाय इसके कि वो अपने फेल के ऊपर शर्मिंदा हो और माजरत करता कि मुझसे गलती हो गई है। जिनको जब अदालत में लोग आते तो लोग कह देते हैं कि गलती था, गुस्सा था। उसने कहा जी ये शख्स हमें तंग कर रहा था। ये बाकायदा रिपोर्ट हुआ है, ये वाकया बाकायदा हमारे जो कोर्ट के रिपोर्टर थे उन्होंने ये वाकया बयान किया कि वो आगे से इतनी डटाई दिखा रहा था कि सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। वो जो शहीद ग्रुप कैप्टन है वो तो अपनी गाड़ी से नहीं उतरे, लेकिन जब जज ने पूछा तो ये आगे से डटाई के साथ कह रहा है जी देखें मैं और लड़की एक साथ थे तो ये मुदाखलत कर रहे थे। अब वो उसकी जान बचाने को भी वो शख्स जो है वो मुदाखलत कह रहा है। और बाकी इस्लामाबाद पुलिस तो कल से जो है वो इस वाकये के बाद आपको पता है जो माइंड सेट अब हमारे यहाँ आ चुका है, वो तो इस वाकये का क्रेडिट ले रहे हैं कि देखिए जी हमने सिर्फ 11:30 बजे का वाकया था, तो वो कह रहे हैं हमने सिर्फ 9.5 घंटे में हमने मुलजिम को पकड़ लिया। नो डाउट इस हद तक तो क्रेडिट है कि आपने 9.5 घंटों में मुलजिम को पकड़ लिया, ट्रेस आउट किया। हम सब आपको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जरूर उनसे सवाल नहीं पूछा गया, ये सवाल नहीं किया गया कि ये लड़का जो है ये कैसे दंदना रहा था, ये फिर रहा था सड़कों पे, कोई चेकिंग नहीं थी, पिस्टल लेके फिर रहा था, ये इस बारे में कोई बात नहीं हुई? सर कल कुछ साथियों ने सवाल पूछा, लेकिन उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी थी, फिर उसके बाद सब लोग गैदर हो गए। बहरहाल ये सवाल तो था कि इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर, सर ये सिर्फ देखें, आप तो इस्लामाबाद में खुद कैपिटल टीवी जैसे इदारे के साथ साथ डायरेक्टर न्यूज रहे हैं, आप तो पूरे इस्लामाबाद के वाकिफ हैं, तो आपको तो सर पता है कि ये सिर्फ इस्लामाबाद ही नहीं था, ये तो सर एक हसास इदारे का, एयरफोर्स के बिल्कुल आपके साथ उधर ऑफिस है उनका, शाहीन कॉम्प्लेक्स है, और ये तो है ही बिल्कुल हसास इदारा। अगर पिंडी में मिसाल के तौर पे GH में हसास इदारा है, तो यहाँ पर भी आप देखें ये ना सिर्फ आर्मी की यहाँ पर इमारतें हैं, जो आम आपका डिफेंस कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना हुआ है, उसके साथ साथ ये एयरफोर्स का जो है यहाँ पर बाकायदा इनके ऑफिस बने हुए हैं, नेवी के ऑफिस बने हुए हैं। ये जगह तो बड़ी हसास थी, यहाँ पर कैसे पहुंचा। और अब से कुछ दिन पहले सर एक वाकया हुआ यहीं पर, उसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो लोग कौन थे, पर एक वाकया तो हुआ था यहीं पे, एक शख्स को जो गोली लगी थी इधर करीबी, वो वाकया भी रिपोर्ट हुआ था मीडिया में बाद में, एक शख्स को पाँव पे जो है वो गोली लगी थी। और ये तो दूसरा वाकया है, उस वाकये को तो चलो वो कुछ ऐसे इदारों के लोग थे कि उसपे बीच में उस वाकये को रोक दिया गया, लेकिन इस चीज को सर यकीनी बनाना चाहिए, खुसूसन ये जो शाहीन कॉम्प्लेक्स का इलाका है, यहाँ पर जिस तरह रेड जोन की सिक्योरिटी होती है, इस इलाके की भी सर सिक्योरिटी सख्त होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी उतने ही हसास इदारों के दफातर मौजूद हैं जिस तरह रेड जोन में दफातर मौजूद हैं। तो यहाँ पर सर आए दिनों क्योंकि करीबी जंगल भी है, फैसल मस्जिद का भी इलाका लगता है, मारगला रोड है, और आपको पता है बारों बार लोग आते हैं, दंदनाने पड़ते हैं, चोरी डकैती करके यहीं से निकल जाते हैं। कई गैंग हमने इस्लामाबाद के देखे हैं, जो कि आपका अब तो जापान रोड भी जो है वो ईरान एवेन्यू भी बन चुका है, ईरान टेक्सला से उस साइड से ईरान एवेन्यू से आते हैं, यहाँ पर कोई वाकया करके और वहीं से वापस निकल जाते हैं। एक नाका तो अभी कुछ दिनों पहले, ईद से कुछ दिन पहले हमने देखा, लेकिन वो नाका भी खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर सर जो है वो ठीक है, जरूर मुझे मौजूद है। ठीक है, आपका कहने का मतलब ये है कि इस्लामाबाद को सेफ बनाने की जरूरत है, पुलिस को जरा ऑन टोज रहना पड़ेगा। ये जो जितने भी इलाके इस तरह के इनसिक्योर होते चले जा रहे हैं, इनके ऊपर खुसूसी तवज्जो देनी होगी और इनके लिए कोई इंतजाम ऐसा करना होगा कि इस किस्म के वाकयात ना हो। मुझे नाज़रीन ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि नाज़रीन लाहौर में एक वाकया होता है, 2 गैर मुल्की ख़वातीन के अगवा की खबर आती है और मुबैना ज़्यादती की बात सामने आती है। उसके बाद इस वाक़े का गैर मामूली जो है ना वो तवज्जो हासिल की होती है, क्योंकि इसके अंदर कहा जाता है कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा जो इसहाक़ डार साहब हैं, उनके ये ग्रैंडसन हैं, और फिर एक बॉस
यानी बॉस की बात होती है और फिर बाद में बॉस हमारे साफ़ियों की तरफ से कहा जाता है कि वो अली डार साहब का रेफरेंस दिया जा रहा है, हालांकि जो लाहौर पुलिस है उसका दावा ये है कि वो बॉस जो है वो वहीद नामी कोई शख्स है। बहरतौर ये जो वाक़या है ये क्या है, इसका क्या जो है इम्पैक्ट आएगा और इस वाक़े को कैसे रिपोर्ट किया जाना चाहिए था, कैसे डील किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर इसकी कुछ इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस भी होती हैं। फिर हमने देखा कि फैसल कामरान साहब की जो एक तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर भी बहुत बदमज़गी हुई। इस सारे मामले में बात करते हैं, लेकिन मुझे कहा जा रहा है पहले एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आएंगे तो इसको मौजू बनाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी उस हाई प्रोफाइल केस की जो कि इसहाक डार साहब से जुड़ा हुआ है, अली डार साहब जो कि मुशीर हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब के, उनसे जुड़ा हुआ है। मामला ये है कि कोई वाक़या हो जाता है और वाक़या होने के फ़ौरन बाद, क्योंकि उसका रेलेवेंस इम्पॉर्टेंट थी, नायब वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ ताल्लुक़ की बात की जा रही थी, तो बस फिर वो व्यूज़ की बस पे डॉलर कमाने के लिए जिसके जो दिल में आया वो बोलता हुआ जो है वो उस बस पे चढ़ गया और फिर किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं थी, उन्होंने इस हद तक उलझाया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि केस क्या हो रहा है। कभी बात हो रही थी कि जी लड़कियों के वालिद ने फ़ोन किया 15 पे, पुलिस की भी मुतज़ाद बयानात थे। पुलिस कह रही थी कि लड़की के वालिद ने फ़ोन किया 15 पे, हम उसको ढूंढ रहे थे, जबकि कुछ बयान इस तरह के सामने आ रहे थे, कुछ वो जिनकी गाड़ी से टक्कर हुई गाड़ी की, जिसके बाद ये लड़कियां निकल कर एक आउटलेट में छुप गई, वहाँ पे उसकी तस्वीर भी है, वीडियोस भी सामने आई। बिल्कुल मुतज़ाद किस्म की बातें थी। और अगर DIG ऑपरेशंस जो हैं फैसल कामरान वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करने आए ही आए, तो बजाय इसके कि उनकी गुफ्तगू के बाद उनसे सवालात किए जाते और मसले को इसके ऊपर जो मुख्तलिफ तरह की इश्यूज़ हैं उनको सामने लाया जाता, वहाँ एक और मामला शुरू हो गया और नतीजा ये कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कहीं की कहीं चली गई। मामला जो है वो पर्सनल स्कोर सेटलिंग की तरफ, या पता नहीं शायद जानबूझकर कुछ लोगों ने मिलकर, उनका मकसद ये था कि इस मामले को ज़रा कोई और रंग दे दिया जाए, ये बात इस पर हो ही ना, या वल्लाह आलम अब इसके पीछे क्या मामलात हैं ये तो अमजद इकबाल साहब हमें बता सकते हैं, क्योंकि ये एडिटर हैं, इनके रिपोर्टर्स भी हैं, इनके पास भी इतलात तो सारी होती हैं। तो अमजद साहब ये क्या, ये तो पहली बात बताइए, क्राइम रिपोर्टर्स जो थे ये बजाय इसके कई प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पे उससे जो इशू था उस पर बात करते, वो मामले को कहीं का कहीं ले गए, किसी की नौकरी, किसी के वो कस्में चल रही हैं और वहाँ पे क्या मामला थे। देखिए पहली बात तो ये है कि ये इस पे अफसोस का इज़हार किया जाना चाहिए कि ये अफसोसनाक था और ये एक नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड था। वो हमारे दोस्त हैं, कुलीग हैं, साथी हैं सारे, लेकिन वो जितना ये सेंसिटिव मामला है इसको आप सिर्फ एक दो लड़कियों का केस ना समझें। उसमें चूँकि आपने खुद जिक्र किया नायब वज़ीर-ए-आज़म का नाम आ रहा है, उसके अलावा फिर ये फॉरनर है दोनों लड़कियां, फिर जिस तरह से दुनिया के अंदर इस केस को उछाला जा रहा है उसको भी ज़हन में हमें रखना चाहिए, कवरेज ये सारी चीज़ें। क्योंकि देखिए पाकिस्तान, कहाँ पाकिस्तान की कवरेज ये थी कि पाकिस्तान जो है वो एक महफूज और बड़ा, और वहाँ पे वो जो सालसी करा रहा है, वहाँ पे वो जो पूरी दुनिया के मामलात को ठीक करा रहा है, जंग बंद कराई है उसने, और कहाँ एकदम जो है वो इस किस्म की खबर आए कि जी वो नायब वज़ीर-ए-आज़म का नाम लेके, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का नाम लेके, उसकी रेलेवेंस के अंदर ये मामला है, उनकी फैमिली का मामला है, ये बड़ा अजीब सा इंप्रेशन जो है ना वो। तो मैं यही आपसे, देखिए ना बात यह है कि ये केस ऐसा था कि जिससे पाकिस्तान के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा था। एक केस हुआ, उसमें जो कुछ भी जो उसमें कुछ सच या झूठ ये एक अलग बात है, उसकी इन्वेस्टिगेशन, और फिर पहले दिन से ये मेरिट के ऊपर सारा कुछ चीज़ें चल रही हैं ना। केस रजिस्टर्ड हो गया, चाहे सफारत खाना उसमें इन्वॉल्व हुआ, उसमें उनके लोग इन्वॉल्व हुए, फिर खुद ये अपना काम कर रहा था। बिल्कुल DIG ऑपरेशन के बकौल उन्होंने ये बात कही कि जी कि मुझे, मैं CM से पूछा तो उन्होंने कहा कि इसको मेरिट पे लें ये, और फिर मेरिट के ऊपर उसका फिर FIR हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, फिर उनका बयान हो जाता है मजिस्ट्रेट के सामने। और आज जो अभी जो रिपोर्ट भी आई उसमें ये था कि 3 लोगों का DNA भी मैच उसके साथ वो कर गया। तो ये मतलब ये है कि ये केस तो चल रहा है और मेरिट के ऊपर जो अब तक बज़ाहिर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें चल रहा है। आगे चल के क्या होता है उसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये सारी डिटेल इसके ऊपर जो केस है, और मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये क्यों सेंसिटिव केस है। ये सेंसिटिव केस इस वजह से है कि इसको मिसाल बनाकर
पाकिस्तान का इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ थी आपका भारत है और वो बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, उन्होंने तो फिर अब इसको केस को उछालना शुरू कर दिया। बिल्कुल किया हुआ है और बड़ी बुरी तरीके से और बड़े उसको उछाला जा रहा है और अपने अपने अंदाज में। और उसमें बदकिस्मती की बात है, ये किसी न किसी जगह पे किसी न किसी हवाले से हम देखते हैं कि हमारे अपने लोग भी उसको अपने अपने इल्म के मुताबिक कि जो जो उनकी समझ में आ रहा है, जो जो बाज़ लोग सियासी वाबस्तगियों की, किसी ने सोहेल वड़ाई साहब का कॉलम पढ़ लिया वो वाला कि हुकूमत जा रही है, किसी ने उसका रेफरेंस दे दिया, किसी ने इदारों को बीच में डालने की कोशिश शुरू कर दी क्योंकि ये हुकूमत जा रही है। बड़े बड़े देखिए बड़े बड़े एंकर्स ने ये बात कर दी कि ये जनाब इसहाक डार साहब को हटाने के लिए ये केस किया गया है। तो नहीं समझ में आता कि भाई इसहाक डार साहब इस तरह को रेलेवेंस बनती है कि जी ये कोई उनकी कारकर्दगी से मुतल्लिक बात है। अगर कोई वाकया कहीं हो गया है, कोई किसी का रिश्तेदार अगर इन्वॉल्व है तो मेरिट पे उसको डील किया जाना चाहिए। वो इन्फ्लुएंस करें तो फिर और बात है, यानी फिर आप उसको क्रिटिसाइज करें। यही बात है तो फिर इन्फ्लुएंस होता तो वो नजर आया नहीं क्योंकि मेरिट पे चीज डील हो रही थी। दोस्त फारज खान ने उसमें इन्वॉल्व है। हाँ जी। और उनके लोग वहां पे इन्वॉल्व हैं, केस को परसू किया जा रहा है और पुलिस उसको डील भी कर रही है। और फिर ये कहना कि ये इस वजह से ये सारा कुछ केस क्या है, इस वजह से हुआ कि जी के इसहाक डार को हटाने के लिए उन लड़कियों को यहाँ पे लाया गया और उनके साथ ये केस किया गया। मतलब अजीब अजीब हम उसमें जवाब पेश कर देते हैं बाज़ औक़ात अपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए या उसका क्या अच्छा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की। देखिए उसमें जो कुछ भी वहाँ पे हुआ, अच्छा वो उसको भी ये शायद खुद पुलिस ने उसको किया हो, रिलीज़ किया हो, सारी फुटेज जो वहाँ से हुई है आई है। कुछ वहाँ से कैमरे भी लगे हुए थे बहुत सारे, कुछ उन लोगों ने भी किए होंगे जी, लाइव भी आ रहा था और उसमें हुआ जो कुछ भी वहाँ पे हुआ वो किसी भी तरह से उसको प्रोफेशनलिज्म नहीं आप कह सकते। आपके अपने ज़ाती इख्तलाफात हो सकते हैं, आपको तकलीफ हो सकती है, मुझे हो सकती है, आपको हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, लेकिन जो इसकी केस की हसासियत को सामने रखते हुए, इसकी नोयत को सामने रखते हुए बात में की जा सकती है, और तरह बात की जा सकती है, कैमरा बंद करके की जा सकती है, थोड़ा सा रिपोर्टर्स करते हैं, बुर्दबानापन हमें दिखाना चाहिए था। वहां पे हमें अपनी मैच्योरिटी करनी चाहिए थी। वो बात केस के ऊपर बात करें, उसके मेरिट के ऊपर बात करें, बजाय उस पे पुलिस को ग्रिल करने के वो एक तरह से वो उनको ही फायदा हो गया कि वो अपनी बात सुना के वो निकल गए। कोई सवाल तो वो हो नहीं पाया फिर उस तरह का। नहीं, सिर्फ वो अपनी बात सुना के नहीं, मैं ये कहूँगा कि उसमें मैं बतौर जर्नलिस्ट ये बात कर रहा हूँ कि मेरी भी बदनामी हुई, आपकी भी हुई कि जी कि यहाँ के जर्नलिस्ट ऐसे हैं कि एक इतना हाई प्रोफाइल केस आता है उनके सामने और वो जो मुतलका जो इन्वेस्टिगेटर है वो आके आपसे बैठ के बात कर रहे हैं और आपसे सवाल क्या कर रहे हैं उससे, और उसको शोर शराबा किस बात के ऊपर कर रहे हैं, अपने ज़ाती मामलात के ऊपर। ये अफसोसनाक सूरत हाल है, ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। उससे जो बात आपने कही कि ये बात शायद इस वजह से की गई कि उसको पूछा ना जाए, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, मैं कह रहा हूं इससे तो उसको बेनिफिट मिल गया उनको कि भाई चलो वो उनको ग्रिल नहीं वो ना पड़ा, या वो एक्चुअली जर्नलिस्ट का काम उन चीज़ों की तरफ सवाल करना था ना, सख्त सवालात, उसके बाद होती बात सामने आती, कुछ चीज़ बेहतर होती, कुछ और फैक्ट सामने आते, हम जैसे मेरे जैसे और आप जैसे जो देख रहे हैं उनके सामने कोई तस्वीर नज़र आती, क्लैरिटी आती कुछ चीज़ों की। बहरहाल ये थोड़ा सा हमारा अपना भी जो है हमारे दोस्त भाई सहाफ़ी जो हैं उनको भी चीज़ों को प्रोफेशनली लेना चाहिए, करना चाहिए। फैजी साहब, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, बड़ा वाज़े तौर पर पैगाम दिया गया है भारत को कि जी पानी के मामले पे हम किसी किस्म की कोई कोताही, कोई चीज़, कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे भारत की। ये पैगाम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने भी दे दिया। आज आपने देखा कि बिलावल साहब गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद थे, उनकी भी पूरी तकरीर जो है वो पानी के गिर्द ही घूम रही थी और उन्होंने भी वहाँ पर बड़े वाज़े तौर पर उन्होंने कहा हमें लड़ना पड़ेगा, हम लड़ेंगे। तो ये जो पैगाम है, आपको लगता है, क्योंकि भारत जो है पैगाम तो उसे पहले भी दिया जाता रहा, लेकिन वो चूंकि जिस किस्म की साजिशें रचाने का मामला और जिस किस्म की उसकी नेचर और हिंदुत्व और ये जो सिंदूर 2, ये सारे मामलात को देख के आपको क्या लगता है कि आप भारत को बात समझ में आएगी? मैं नौशाद साहब इस पे बाद में बात करता हूँ। मैं मुख्तसरन दो बातें कहना चाहता हूँ। वो ये कि एक वक्त वो था कि जब हमने देखा कि मौलाना जफर अली खान हो, फिर आगा शोरश काश्मीरी हो, और बहुत सारे नाम आपके घर तक भी नाम मैं ले सकता हूँ कि वो भी हमने देखे सारी जिंदगी, हमारे असाज़ा में से हैं। लेकिन जब से ये मामा और हमने उनको कलम पकड़ा दिया 1-2 रुपए का और कागज फ्री में वो उठा लेते हैं, या मोबाइल के कैमरे पकड़ लिए और वो जर्नलिस्ट बन गए,
तो ये भी हमें खुद भी सोचना चाहिए, हमारे यूनियंस को भी सोचना चाहिए, हमारे क्लब्स को भी सोचना चाहिए कि हम कहाँ पे ले गए हैं। वो सहाफत जिसका अम्मानी सोहफ से निकला है, जैसे सहीफा आसमानी हो, पैगम्बराना और साफ का आमिल ये शोबा है, और हम किधर चल पड़े हैं। एक तो अपनी मंजी थले डांग फेरने की बातें जिस तरह अमजद इकबाल साहब ने की हमें करनी चाहिए। दूसरी, आप बार बार पढ़ाई साहब का हवाला देती है, तो मैं तो उनके जरिए चाहूंगा कि कॉलम ये भी लिख दे कि ठीक है मोहसिन नकवी साहब ईरान भी जाएं, सऊदी अरब भी जाएं, पाकिस्तान की नेक नामियों के लिए किरदार भी अदा करे, लेकिन वो साथ क्रिकेट के ग्राउंड में भी पहुंचे हुए होते हैं, तो कुछ तवज्जो वजारत दाखिला पे भी दे देनी चाहिए ताकि ऐसे वाकयात न हो जिस तरह के हो रहे हैं इस्लामाबाद में खास तौर पर। अब मैं आता हूं उस तरफ। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, कोर्ट मॉडल्स कॉन्फ्रेंस हो जिन्होंने इस मुल्क के लिए जान लेने और देने का हलफ उठा रखा हो, और जो पाकिस्तान के दिफा पे मामूर हो, और हमने ये देख लिया कि पाकिस्तान ही नहीं, हम तो ईरान जैसे जंग ज़दा इलाके भी अपने जो है वो देखते हैं आर्मी सरबराह को, और वो जिस तंतने से जाते हैं कि हम पूरी दुनिया के अंदर अमन के ख्वाहा हैं और अपनी जान की परवाह किए बगैर जाते हैं। लिहाजा ये किस तरह मुमकिन है कि ईरान अमेरिका को तो हम बिठा दें एक टेबल पे, लेकिन हमारे पानियों पे कोई काबज हो जाए और वो ये कहे कि हम मुआहदा जो है उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, ना होगी। और हमने तो पहले भी कह दिया, देखिए ये अमेरिका के अंदर बैठ के जब पाकिस्तान की क़यादत ने कहा था ना कि हम उस दुनिया को ही नहीं मानते जिसमें पाकिस्तान नहीं होगा, या पाकिस्तान को इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके कि पानी का मामला जो है खराब कर दिया जाए, हमें प्यासा मारने की कुछ साजिश करे, तो वो काबिल कबूल नहीं है। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि ऊपर जहां से हिंदुस्तान में पानी आ रहा है ना, पीछे और भी इलाके हैं, वो भी बड़े मुतहर्रक हैं, वो चाइना भी है, पानी हिंदुस्तान का भी बंद हो सकता है। लिहाजा हिंदुस्तान को जहां तक रहेगी अकल की बात, देखिए अकल होती तो क्या आए रोज हम अकलियतों के साथ मजालिम होते हुए देखते? अगर उनमें अकल होती तो क्या हम ये ना देखते कि वो जो सेकुलर इंडिया की बात करते थे और शाइनिंग इंडिया की बात करते थे, उनके अपने चेहरे पे कालक है, अपने चेहरे पे जो निशान, और हमने खास तौर पे जो उनकी नाक काट के रखी हुई है, वो पागल हो चुके हैं। लिहाजा ये अब अक़वाम आलम का काम है, अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आलमी अदालत को मजीद फ़ाल होना पड़ेगा और हमें अपना केस। अभी आपने जो बात की, देखिए एक तरफ पूरी दुनिया में सफारतकारी करके पाकिस्तान का सिक्का चल रहा हो और उसी वजीर खारजा के हवाले से अन्य जैसे कहते हैं ना, अपने सही का डॉलर की जनकार पे घुंघरू बांध लेने वाले और डार दे खिलाफ हो गई सिर्फ बाहर के पैसों के लिए। लिहाजा हमें अब जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, और अगर ऐसे मामलात पे पकड़ होती है तो फिर मेरे अपने दोस्त भाई यूनियंस वाले, प्रेस क्लब वाले आज़ादी सहाबा जिंदाबाद करते हुए सड़कों पे आ जाते हैं। हमें भी जो ज़ाब्ता इखलाक हर तंजीम का मौजूद है, उसमें ये चाहिए कि हम वो देखें कि पाकिस्तान के हक में क्या है, मुकदमात हैं, मुल्ज़म हैं, मुजरिम हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, और किसी ओहदे और किसी रोक को नहीं देखना चाहिए, कानून को अपना रास्ता बनाना चाहिए, मगर इतनी भी ज्यादती ना करो। एक तरफ पाकिस्तान का नाम बुलंद हो, आपने भी जिस तरह फरमाया 14 जुलाई की मुमकिन तारीख भी है दोबारा से डायलॉग की इस्लामाबाद के अंदर, और अगर हम इस किस्म की चीजें करते ही चले जाएंगे और हिंदुस्तान, इसराइल या बाहर मुल्क बैठे हुए लोग अब्दुल्ला गुल साहब चले जाएंगे। ठीक है फैज साहब, अब्दुल्ला गुल साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, पैगाम जो है भारत पाकिस्तान की तरफ से आपने देखा कि पिछले दिनों कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसके जरिए भी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए भी पैगाम दिया गया है। अगरचे हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में ये तय कर दिया था कि जो अगर पानी रोकने का जो अमल है वो पाकिस्तान एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर लेगा, लेकिन उसके बावजूद भारत में जो चनाब के ऊपर जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसके ऊपर काम शुरू हो गया, टेंडरिंग शुरू हो गई। ये जो पानी का बहाव मोड़ने की कोशिश है, फैजी साहब तो अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी अदालत की बातें करते हैं, मुझे तो वैसे अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी अदालत का वो आज ट्रंप साहब ने किसी उसके अंदर कोई बात थी तो उन्होंने मैं उनकी एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि आलमी अदालत का इतलाक़ जो है अमेरिका पर नहीं होता। बात यह है कि उनको तो खैर छोड़ दें, ये पाकिस्तान को तो अपना हक जो है वो
शायद लगता है ऐसे कि छीनना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत को तो समझ आने की नहीं है। वो तो चाहता है कि हम किसी तरीके से जो है ना वो अपनी शिकस्त का बदला लें। 15% उन्होंने डिफेंस बजट बढ़ा दिया है, तुर्की से ड्रोन मांग रहे हैं, वो लदाबाद तुर्की ने चपेट मारी है कि जाओ भाग जाओ यहाँ से, हमने तुम्हें दे के जलील होना है फ्रांस की तरह, रफेल तुमने जलील कराए हैं। लेकिन ये भारत का जो मिजाज, वहाँ की जो इस वक्त जो हिंदुत्व का एक स्टाइल, मोदी का एक तर्ज हुकूमत, उस सारे को मिला के आपको लगता है कि वो ये किसी के कहने पे या हमारे समझाने पे कुछ समझ आएगी भारत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद साहब, अमजद साहब को, जवाद साहब को, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है भारत के इस मामलात पे, क्या ये पहले दिन से चल रहा है? तो पहले दिन से तो नहीं हो रहा, मतलब आज शुरू हुआ है पानी का, तो आज तो नहीं हुआ। मसला यहाँ ये है कि ये तो पहले से है, तो पाकिस्तान तब क्या कर रहा था? असल तो बात ये है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? जब पानी, अगर वैसे तो ये हम जो है वो पानी बंद हो जाएगा तो हम जंग छेड़ देंगे, फलाना कर देंगे। पानी बंद हो चुका है हजूर, या तो अब मैं गलत कह रहा हूँ कि पानी नहीं बंद हुआ? पानी बंद हो गया है। जो 3 फसलों को पानी मिलते हैं उनमें से 2 मिल रहे हैं पानी तो कम हो गए। और पानी जब कम होता है तो इसका मतलब है जो टेल एंड के ऊपर बैठे होते हैं लोग, उनको पानी कम मिलता है। नतीजा ये होता है कि आपकी पैदावार में कमी आ जाती है। पानी कम मिले तो आपकी जो फसल तो हो जाती है, लेकिन फिर वो फसल का वो जो खूबसूरती होती है वो नहीं नजर आती। इसलिए एक बात तो देख लें। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी पहले दिन से, जिस दिन से वो वजीर आजम बना है, उस दिन से वो जीरो आवर ब्रीफिंग के ऊपर, यानी कि जो सबसे पहला घंटा होता है ब्रीफिंग का, वो लेता है और पाकिस्तान के ऊपर लेता है, और बिलखसूस पानी के ऊपर। तो ये जो जितने भी उसने प्रोजेक्ट्स पहले बनाए और जिससे पानी रोका, तो हम तब क्या कर रहे थे? ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना, हम सियासत खेल रहे थे, या हम ये बात कर रहे थे कि जनाब डार साहब का क्या मसला है और क्या नहीं है? और फिर मुझे ये बताइए कि अगर ये डार साहब का तो चले छोड़ते हैं, वो तो बहुत ही अच्छे शरीफ आदमी है, अगर उनके कोई घराने से कोई ऐसी चीज होती है वो तो बिल्कुल, मतलब उसका तो कोई हाल नहीं है ना। मतलब यहाँ तो नबी पैगंबरों की औलादें जो थी वो ऐसी थी, तो अल्लाह रहम करे। देखिए, असल मसला यहाँ ये है कि माजी में कितने लोगों को सजाएं हुई, ये है बात कि जब ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस आए तो उसके अंदर सजा किसको मिली है। अगर कोई एग्जांपल आपकी नज़र में, वो जतोई लड़का था जिसके लिए चीफ जस्टिस साहब बकायदा छापा मारने के लिए पहुंच गए जेल, तो जतोई तो अभी यकीनन कैद में ही होगा, मुझे ये पता नहीं, यादाश्त थोड़ी कमज़ोर है, जवाद साहब और इकबाल साहब बता पाएंगे। और वो नूर मुकद्दम का केस जो है वो भी शायद आपके इल्म में हो, और वगैरह वगैरह। बहरहाल इन सब को एक साइड पे करते हुए यहाँ आप गौर करें कि हुकूमतें आती हैं और मीर मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल हो जाते हैं, और मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल का क्या बनता है तो वो समझ नहीं है, पता नहीं क्या हुआ, बहरहाल जो भी है वो हो गया। अभी ये बात है पानी के हवाले से, somebody has to be responsible, this is what my point is। कौन रिस्पॉन्सिबल? और अच्छा, फिर आप बिल्कुल कर सकते हैं इसमें कोई, मैं एक फौजी का बेटा हूं और मेरा ये पूरा ईमान है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो इस टाइम पे मिलिट्री कमांड है वो बड़ी ज़बरदस्त है, और आज उन्होंने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ को मोहर लगा दी है कि हमने जो नेशनल एक्शन प्लान, जो 24 अप्रैल 2025 को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, हम उसको मेनूअन तस्लीम करेंगे, यानी कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम उनका काम करेंगे। 2029 में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होना है, और उससे पहले 2030 तक हमारे फील्ड मार्शल भी मौजूद हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान जब रिटेलिएट करेगा तो वो खामोशी से बैठे रहेंगे? देखिए, ब्रह्मस होता है, ये जो अग्नि होता है, जो राफेल है वो राफेल होता है, कल तक नहीं चलाना था, परसों चला लेंगे, फिर पाकिस्तान उससे यकीनन बेहतर कर लेगा। इसमें इंटरनेशनल जो गारंटर और अबेटर थे वो कहाँ गए? मुझे वो याद नहीं आ रहा, क्योंकि आप देखें कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी इंडस वाटर ट्रीटी कॉन्फ्रेंस होती है नौशाद साहब, और उसके अंदर मजे की बात यह है कि वो रशिया से डॉक्टर रुखसैना आती हैं, डॉक्टर विक्टर गौ चाइना से आते हैं, लेकिन नहीं आते तो वो जो गारंटर थे वो नहीं आते, जो अबेटर थे वो नहीं आते। वो कहाँ दफा हो गए? वो जो जिन्होंने 10 साला डील कर ली है, दिफाई मुआहदा कर लिया है इंडिया के साथ, क्यों नहीं मान लेते कि पाकिस्तान इंडिया की जंग कराने के पीछे कोई ऐसे भी भाई लोग थे जिनकी दोस्ती जो होती है
वो आपके लिए किसी भी दुश्मनी से कम नहीं होती। और वो सिर्फ टेस्टर लगा रहे थे, चेक कर रहे थे कि इंडिया अपने आप को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के किरदार में देखना चाहता है साउथ ईस्ट एशिया में, क्या इस काबिल भी है। तो पता चला कि जिसको वो घोड़ा समझते रहे वो तो निकल आया गधा। तो बल्कि गधा भी नहीं, गधा तो फिर एक अच्छा खच्चर निकल आया वो। तो इस वजह से देखें, असल मसला यहाँ ये है कि सारे के अंदर जंग जब होती है तो फिर क्या 2 मिसाइल आपने मार दिए तो वो फिर उसके बाद क्या रिटेलिएशन क्या होगी। क्या इंडिया इतना बेवकूफ है कि उसको नहीं मालूम कि रिटेलिएशन होगी? क्या उसको ये अच्छी तरीके से इल्म है ना? तो फिर अगर होगा तो फिर उन्होंने आगे एक अपना प्लान भी बनाया है। इस टाइम पे $89 बिलियन के करीब उनका दिफाई बजट पहुंच चुका है हजूर। उनके पास S-400 अगर माजी में नहीं कामयाब हुए, S-400 का तो कसूर नहीं है, S-400 चलाने वालों का कसूर है। और यही बात अब वो कर रहे हैं। जो जनरल द्विवेदी था, जो अभी उनका आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी रिटायर हुआ, वो क्या कह रहा था? वो यही कह रहा था ना कि इंटीग्रेशन, जो मानिक शाह ऑडिटोरियम में उसने तकरीर की, उसने कहा कि जनाब हम फौज के अंदर इंटीग्रेशन का मामला जो है वो बेहतर करेंगे, यानी कि जो हमारा जहां जहां ग्रेस एरियाज है उनको दुरुस्त करेंगे। टाइम अब्दुल्ला साहब खत्म हो गया है। जवाद फैजी साहब आपका, अमजद इकबाल साहब, अब्दुल्ला गुल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, पाकिस्तान ने पैगाम बड़ा वाज़े दे दिया है भारत को। अब भारत जो है, एक तो पहली बात यह है कि भारत को ये पैगाम जो है समझ जाना चाहिए। अगर नहीं समझता तो बात अब्दुल्ला साहब की भी ठीक है कि वो जो हमारे इंटरनेशनल गारंटर हैं या जो हमारे दोस्त हैं उनको इस मामले के अंदर आगे आना चाहिए और आकर इस मसले को सॉर्ट आउट करना चाहिए। इससे पहले कि जिन मिसाइलों की बात कर रहे थे अब्दुल्ला गुल साहब, वो इधर से चलें या उधर से चलें और पूरी इंसानियत का नुकसान हो, इससे बेहतर ये है कि तमाम दोस्त ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान का साथ दें। पाकिस्तान हक पर है, पाकिस्तान का पानी नहीं रोका जा सकता, इस पानी के बहाव को मोड़ा नहीं जा सकता। इस मामले को सेटल डाउन करें इससे पहले कि मामला जो है मज़ीद ख़राब हो जाए। आज तक के लिए इतना ही। कल नए मौज़ूआत के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।